अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें अभी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अता तारड़, जो कि साबिक़ बावन खसूसी भी हैं और नून लीग के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। अता तारड़ साहब, फ़ैसला आ गया है, इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो गई है। इस फ़ैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मती साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सजा मुअत्तल हुई, खत्म नहीं हुई, और न्याजी साहब ने टोटल टेक्निकलिटीज पे अपना मुकदमा लड़ा। रियासत मदीना के दावेदार, मुस्लिम उम्मा के लीडर और ईमानदारी बल्कि इमरानदारी के दावेदार शख्स ने एक दिन भी मिस डिक्लेरेशन, चोरी, जो व्यापार था इनका और बुशरा मानिका साहिबा का, जहां ये कीमती तहाइफ को बेच के गुजर बसर करते थे, करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाते थे, उसमें नहीं आए, टेक्निकलिटीज पे खेला। और देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें इंटेलिजेंस, जिस तरीके से ब्लेटेंट तरीके से एक करप्ट आदमी जिसका नाम ज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जिसके पास एक 40 करोड़ का अता तारड़ साहब, आप ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं? जी सर, मैं और मेरे ख्याल में आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप हुकूमत में रहे, आपने कोई रेफरेंस भी नहीं दायर किया मदद जज के खिलाफ, अब आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मती साहब, देखिए ना, ऐसे ना करें। मैं कोई बात हवा में नहीं करता, लेकिन आपने रेफरेंस आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं दायर किया, आप जिनके ऊपर आज करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं? आप सुन लेना, रेफरेंस इनके खिलाफ ऑलरेडी दायर है। हुकूमती रेफरेंस सदर की स्वाबदीद है काजी फायदीसा केस के बाद, सदर उसको वापस कर सकता है। इसलिए इनके खिलाफ जो रेफरेंस एक वकील साहब ने दायर किया, मियां दाऊद उनका नाम है, इंडिपेंडेंट वकील हैं, हुकूमत ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सदर ने वापस करना था और आपने बैठ के अपने शो में तनकीद करनी थी, तो इसलिए आपने कोशिश भी नहीं की। बहरहाल एनीवे, ये जो सजा मुअत्तल हुई है, ये सिर्फ मुअत्तली है, कोई बड़ी बात तो नहीं, आपने खुद ही कहा। मुझे 40 करोड़ की बात करने देना, मेरे पास कागज मौजूद हैं जी कि एक 40 करोड़ का प्लॉट ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने 10 करोड़ में लिया। तारड़ साहब, ये सारे मामले जुडिशल काउंसिल के सामने हैं। आप ये बताएं कि जो सजा की मुअत्तली हुई है, आपके ख्याल में ये किन वजूहात की बिना पे हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चंद ईमानदार जजेस जो केस की समाअत के दौरान इस केस को पूरा उन्होंने डिस्कस किया, जबकि इनके सामने ये केस था भी नहीं, इनके सामने वो प्रेयर नहीं थी। उन्होंने जो नीचे मातहत अदालतें हैं उनको बाकायदा हिदायत जारी की और उनको बाकायदा बताया कि इस केस में ये फ्लॉज हमें नजर आए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की आला तरीन अदालत, चीफ जस्टिस की सरबराही में एक केस के तमाम मेरिट्स को डिस्कस करेगी, अभी अपील भी फिक्स नहीं है, यानी जो अपील स्टेज पे आर्ग्यूमेंट करने थे वो सजा मुअत्तली की दरखास्त पे आर्ग्यू कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा इसमें हिदायत जारी की, और देखिए बहुत सारे और ऐसी कोई हिदायत तो नहीं है मेरे ख्याल में कोई, आपने क्या बाकायदा हिदायत जारी की? जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस, जिसमें ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, वो ट्रायल कोर्ट के जज की एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, गवाहों की फहरिस्त को डिस्कस करेंगे, लिमिटेशन पीरियड को डिस्कस करेंगे, ईसीपी की ऑथराइजेशन को डिस्कस करेंगे, उस केस के एक एक नुक्ते से फॉल्ट्स निकाल के उसको बयान करेंगे। तो जब अपील फिक्स्ड है बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अपील सुन रहा है, तो फिर कौन सी ऐसी ताकत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या नीचे ट्रायल कोर्ट को रोक सके रिलीफ देने से? तारड़ साहब, आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक के पे, वो दबाव में उन्होंने ये फैसला किया है, वो प्रेशर में किया है? उन पे देखें, उन पे दबाव तो किसी हद तक था ना, दबाव उन पे था। देखिए, सेंटेंस सस्पेंशन तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को इमरानदार कह रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी इमरानदार कहेंगे? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कहना चाहता कि देखिए, किसी ना किसी स्टेज पे जब सेंटेंस कम हो तो सजा मुअत्तली हुआ करती है। तो फिर इतने बड़े इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, जब सजा कम हो तो मुअत्तल हो जाती है, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है ना। पहली बात तो ये है ना, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो बात करूंगा दलील से करूंगा, पूरे वसूख से करूंगा। बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसमें मेरा इतराज लीगल सुन लेना, मैं बिला वजह इल्जाम नहीं लगा रहा। मती साहब, हर जगह स्टेट पार्टी होती है, मुझे बताइए इस केस में स्टेट को पार्टी क्यों ना बनाया गया? नंबर 1, ईसीपी का वकील चीखता रह गया कि जी स्टेट को पार्टी बना ले, उसने राहुल गांधी केस का हवाला दिया। मैं आप एज ए लॉयर आपसे बात कर लेता हूँ, स्टेट
स्टेट को पार्टी क्या बनाना और 15 मिनट की ब्रेक करने को तैयार नहीं थे। मुझे बताए मतीउल्लाह जान साहब, जुम्मे वाले दिन डीबी बैठती है, इस केस में स्पेशल डीबी जुम्मे वाले दिन क्यों बिठाई गई और उसके बाद हफ्ते की तारीख क्यों डाली गई? ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है तो और क्या है? आपकी मेरी पिटीशन लगे तो वो डीबी मंडे को सुने, और लाडले की पिटीशन लगे तो उसको जुम्मे को भी सुना जाए, हफ्ते को भी सुना जाए। पूरी दुनिया को पता है कि जुम्मे को कौन सी छुट्टी होती है? इतवार की छुट्टी है, जुम्मे को छुट्टी नहीं होती है अदालतों की, और केस लगते हैं। अगर सिंगल बेंच होता, आपकी बात बजा थी। आप कल आप पे खुदा ना खास्ता आप पे मेरे पे केस हो तो आप देखिएगा कि किसी सूरत भी अगर डिविजनल बेंच हुआ तो हमारा केस फ्राइडे। ये तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं इल्जाम सिर्फ ये लगा रहा हूँ, उजरत में किया ना। स्टेट को पार्टी बनाते, हफ्ता एक सुनते, रिलीफ दे देते जो देना है। ये काम इतनी हरिडली इसलिए किया कि सीजेबी का प्रेशर था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई पहले ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे अदम एतमाद कर रही है, दरख्वास्त भी दी है, अब आपकी जमात भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे अदम एतमाद कर रही है? नहीं, कतन अदम एतमाद नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरीकेकार गलत था, उसको शायद थोड़ा सा अगर ये स्टेट को पार्टी बनाते और जिस तरीके से पीटीआई को सुना था ईसीपी को सुनते और स्पेशल डीबी ना बिठाते जुम्मे और हफ्ते को, और इसको अगले हफ्ते पूरा सुन लेते तो कोई मजायका नहीं था। फिर सजा मुअत्तल ना होती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सजा मुअत्तल हो जानी थी, सजा मुअत्तल शायद हो जानी थी, मगर एक ड्यू प्रोसेस ऑब्जर्व होता। यानी जो एतराजात सुप्रीम कोर्ट उठा रही है हुमायूं दिलावर पे, तो मैं तो वही बात कर रहा हूं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वही काम किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बनता नहीं था इस मामले में इंटरफेरेंस क्यों की गई? एक लाडले के लिए, क्योंकि उससे रगबत है। बहरहाल ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर तो किया ना, क्यों किया? किसी आम आदमी के केस में भी इंटरफेयर करते हैं। मुझे पाकिस्तान की तारीख की, मती साहब आपका बड़ा तजर्बा है, 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, मुझे एक मिसाल बता दें कि केस और अपील और सजा मुअत्तली जेर समाअत हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेते हुए एक इंफ्रक्चुअस एप्लीकेशन लगा के उस केस पे कमेंट करे। मुझे एक मिसाल बता दें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को दबाव में नहीं आना चाहिए था और वो दबाव में आए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल आए, क्योंकि आईएलएफ के लॉयर्स ने भी एक उधम मचाया, उन्होंने भी कोर्ट को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, उनको बैकिंग थी आईएलएफ के लॉयर्स को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। मगर खैर अभी अपील तो पेंडिंग है। तारिक साहब हमारे साथ रहे साकिब बशीर साहब, जो तसलसल से इस केस को कवर करते रहे, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, तारिक साहब बार बार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई की तरह अब नून लीग भी जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है? क्योंकि ये तो बड़ी संगीन इल्ज़ाम है कि दबाव में आके फैसले किए गए, और ख़ुद वो मान भी रहे हैं कि मुख्तसर मुद्दत की सज़ा तो मुअत्तल हो ही जाती है। दो तीन पहलू हैं जो तारड़ साहब ने गुफ्तगू की। एक तो बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, जिसके ख़िलाफ़ भी जिस अदालत से भी फ़ैसला आता है, जो जज भी करता है, वो उनके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में बोलते भी हैं और मुहिम भी चलाते हैं। इसमें दो राय नहीं है। अब मैं कहूँ कि फ़लाँ ने नहीं चलाई और फ़लाँ ने कम चलाई है या ज़्यादा, वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन चलाते हैं और खुल के चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात तारड़ साहब ने की कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, ऑर्डर में नहीं लिखा था कोई ऐसी डायरेक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उनके सामने 5 अगस्त का ऑर्डर नहीं था तो उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। वो पॉइंट बिल्कुल इनका वैलिड है और इंडिपेंडेंटली हाई कोर्ट को ये फैसला जो है वो करने देते। तीसरा पॉइंट, जो क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो प्रेशर में थे या जो बात उन्होंने की वो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि इनकी जो ज़मानत है वो उसको सुनने में बहुत जल्दी की गई, मेरा नहीं ख्याल जल्दी हुई है। उसकी वजह कि एक तो जो छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में भी उन्होंने बेल मैटर्स को टॉप पे रखा हुआ है कि कोई भी बेल मैटर आएगा। इवन मैं देखता हूं कि जेल अपील्स भी लोगों की लग रही हैं, बेल मैटर्स भी लग रहे हैं, और बेल में पहला जो नोटिस होता है 12-14 दिन का होता है, और इस केस में भी ऑलमोस्ट 12 दिन जो है वो 12 दिन का नोटिस था। उसके बाद अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या इस किस्म की सिचुएशन हो तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो दो पहला नोटिस 12-14 दिन और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन का नोटिस होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती आम केसेस में भी।
जहाँ तक जुम्मे के रोज़ की बात है, जुम्मे का रोज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो था कि जुम्मे वाले दिन डिवीजन बेंच नहीं बैठता और उन्होंने वो फैसला मामला और चीफ जस्टिस जी बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो कर सकते हैं और ये कोई कानूनी आईनी मामला नहीं, कोई आईनी कानूनी कदगन भी नहीं है और वो बैठ भी जाते हैं। सम टाइम मैंने देखा है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, आम केसेस में भी हफ्ते वाले दिन उनका लेंथी अगर आर्गूमेंट्स हो रही हो तो हफ्ते वाले दिन भी लगा लेते हैं आम लोगों के केसेस भी। तो ये मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको अलग अलग अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये फैसला आया, क्योंकि बुनियादी तौर पे तारिक साहब खुद मान रहे हैं कि ये मुख्तसर मुद्दत और एक और बात तारिक साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मेरिट्स और पता नहीं क्या क्या पूरे केस को डिस्कस कर दिया और जो फैसला यहाँ पे आया है वहाँ पे तो सिर्फ वो मुख्तसर मुद्दत वाली बात मेरे ख्याल में अभी अपील के मामले पे जो है उस पर भी अभी बहस होनी है। जो मेन केस है, जो सजा के खिलाफ अपील है, जो फैसले को ख़त्म करने के लिए अपील हाई कोर्ट में, उसका फैसला भी नहीं आया। सिर्फ सजा पे अमल दरामद मुअत्तल हुआ है और वो भी सिर्फ तोशाखाना केस में। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और तार साहब आपका बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादर एडवोकेट ने। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। हमारे साथ स्टूडियोज़ में साकिब बशीर भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। इरफान कादर साहब, आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? तवील दलाइल दिए गए, लतीफ़ खान खोसा साहब की तरफ से इमरान खान के वकील हैं, 1.5 घंटा दलाइल हुए, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी उसी तरह उतना ही तकरीबन टाइम लिया, 1.5-2 घंटे के उनके दलाइल थे। मगर जो फ़ैसला आया है उसमें कहा गया है ये जितने भी नुकात इन दलाइल में उठाए गए हैं वो सज़ा की मुअत्तली से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुख्तसर वजह से ये फ़ैसला सज़ा जो है मुअत्तल कर दी गई है। वजह यह है कि ये मुख्तसर मुद्दत की सज़ा है और बाकी तमाम दलाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले दिन ही ये चीज़ मुतय्यन करके फ़ैसला नहीं कर सकती थी? इतने दिन क्यों लिए गए? देखें, इस्लामाबाद का फ़ैसला, हाई कोर्ट का फ़ैसला मैं समझता हूँ दुरुस्त है और उन्होंने जो रीजनिंग दी है वो उन्होंने डेफिनेटली मेरिट्स को टच नहीं किया, बावजूद इसके कि काफ़ी तवील दलाइल देने की कोशिश की है वकला ने और उन्होंने दलाइल लिख सारे दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा है कि ये जो दलाइल हैं ये टच करते हैं मेरिट्स ऑफ द अपील को और जब अपील फाइनली हेयरिंग पे आएगी तो उस वक्त इन दलाइल को देख लेंगे। तो उन्होंने इन अ वे कोर्ट का टाइम भी बचाया क्योंकि अपील जो है वो तो उसने अपनी बारी के मुताबिक वो लगेगी, लेकिन ये एक प्रैक्टिस रही है हाई कोर्ट्स की और पाकिस्तान के सुपीरियर कोर्ट्स की कि जहाँ सज़ा कम हो वहाँ पे अदालत की स्वाबदीद पे छोड़ दिया जाता है कि आया वो इसको सस्पेंड करना चाहते हैं कि नहीं। तो अदालत ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इसको सस्पेंड किया है और माजी की ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनको उन्होंने सामने रखते हुए जिनकी रेफरेंसेस दिए हैं और उन्होंने सज़ा को सस्पेंड कर दिया है। तो आप इस फैसले को दुरुस्त फैसला समझते हैं? जहाँ आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? हाँ, मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ क्योंकि इस अगर वो अपील तो डिसाइड नहीं कर रहे थे ना, वो तो सिर्फ सस्पेंशन से डील कर रहे थे और मकसद भी सस्पेंशन की दरख्वास्त का ये होता है कि वो सस्पेंड हो जाए। तो जब सस्पेंड हो गई है सेंटेंस तो उस पर तो कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता उस पर, बल्कि वो जो जिन लोगों ने सस्पेंशन मूव की है यानी एक्यूज साइड जो है वो भी यही चाहते थे कि सस्पेंशन हो और सस्पेंशन हो गई है, तो इसमें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी और उनके दबाव में फैसला हुआ है या चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दबाव में फैसला किया है, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? मैं नहीं समझता, क्योंकि जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट को थी उस तरह की जल्दी आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस या उनके जो साथ दूसरे जज थे जहांगीरी साहब, उन्होंने उस तरह की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि बड़े तहम्मुल से दोनों पार्टीज़ को सुना है और उन्होंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का तासुर या उनका दबाव बिल्कुल नहीं लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं देनी चाहिए थी और उनको चाहिए था शुरू में ही ये क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील इसी बात पे डिसमिस कर देते कि ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जो आउट गोइंग हैं, उनका एक तरीक़ाकार रहा पिछले चंद माह से जिसमें कि वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस भी बना रहे थे और अपनी मर्ज़ी के रिलीफ भी दे रहे थे उन लोगों को जो कि पॉलिटिकली
लग रहा था कि वो उनके जो एक मसलक है उसके मुताबिक हैं वो, तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को बल्कि डिस्पेल करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये कोई, और जो फेलो जजेस हैं उनको भी उन पे फिंगर्स रेज की, उन्होंने भी ये नुक्ते उठाए उनके फेलो जजेस ने। मगर इरफान कादर साहब, जो नुक्ते चीफ जस्टिस उमरता बंजाल ने अपने ऑर्डर में उठाए थे और कुछ बकौल उनके संगीन गलतियां जिनकी निशानदेही उन्होंने की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो उन तमाम नुक्तों को भी नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि ये कहा कि ये नुक्ते, इनका ताल्लुक तो मेन अपील से है और सिर्फ एक वजह मुख्तसर मुद्दत की सज़ा को बुनियाद बना के मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस के उठाए गए नुक्तों को भी नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है, वो नुक्तों को नज़रअंदाज करना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि एक पेंडिंग केस में इस तरह से टेकअप कर लेना ऑन देयर ओन, गलत बात थी। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक किया। ठीक। साकिब बशीर साहब, आप देखते रहे कि एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा साहब ने बड़े तवील दलाइल दिए, बल्कि मैं आज ये ऑर्डर के अंदर जो वकला की फहरिस्त है, जो इमरान खान के वकला की फहरिस्त है, इसके मुताबिक तो 36 वकला हैं जो कि पेश हुए इमरान खान की तरफ से। अब इन 36 में से सिर्फ एक वकील उन्होंने दलाइल दिए, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा, और उन एक वकील ने 1.5 घंटा जो दलाइल दिए उसमें तमाम दलाइल को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नज़रअंदाज किया और सिर्फ एक वजह से, एक जुमला उन्होंने लिखा कि क्योंकि ये मुख्तसर मुद्दत की सज़ा है तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में भी है कि मुख्तसर मुद्दत की सज़ा जो है वो मुल्ज़िम का हक बनता है कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये 36 वकला जो पेश होते रहे, जिनकी लिस्ट में नाम भी हैं, ये तो ये लगता है कि ये सारे वकला जो हैं ये दलाइल से ज़्यादा अपनी हाजियाँ लगवाते रहे और एक तारीख़ी दस्तावेज़ बन गई है कि खान साहब की जब सज़ा मुअत्तल हुई थी तो उसमें ये सारे वकील शामिल थे। तो ये उंगली कटा के शहीदों में नाम भी लिखवाया हुआ काफ़ी वकला ने, तो ये क्या एक तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, इस किस्म के वैसे पॉलिटिकल केसेस में होता यही है कि जो भी पार्टी का कोई लॉयर विंग हो, जिस तरह इनका ILF है, लॉयर विंग है, तो वो सारे वकला जो है वो कमरा अदालत में मौजूद होते हैं और वो हर ऑर्डर में अपनी जो हाज़िरी है वो यकीनी बनाते हैं, ऑर्डर में लिखा भी जाए। तो बाकी ये है कि उन्होंने जो दलाइल की आपने बात की, उसमें लतीफ़ खोसा या सलमान अकरम राजा साहब भी थोड़ा सा बोले, बड़े तवील दलाइल, बैरिस्टर गोहर, और ख़ास तौर पर जो लतीफ़ खोसा साहब ने तकरीबन जो मेरिट्स थे केस के, उस तमाम मेरिट्स को टच किया, थोड़ा थोड़ा उन्होंने सारा उसको टच किया। अच्छा, जिस पॉइंट की बुनियाद पर और नुक्ते पे जजमेंट आई है, उस नुक्ते पे मेरे ख्याल में लतीफ़ खोसा साहब ने कोई 1-2 मिनट बात हुई होगी, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद बुरेर साहब, उन्होंने 3-4 मिनट मेरे ख्याल में या 5 मिनट इस नुक्ते पे बात की। तो इस पे सारा मतलब ये पहले दिन फैसला हो सकता था, पहले दिन बिल्कुल हो सकता था, अगर पहले दिन नहीं तो दूसरे पहले दिन तो चीफ जस्टिस कह देते कि सिर्फ इस पे बात करें। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ऑर्डर तहम्मुल का मुजाहरा किया है, ज़बरदस्त ऑर्डर लिखा है और वो मेरिट्स की तरफ नहीं गए, अपील में जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये केस ही नहीं था, उन्होंने पूरे केस के मेरिट और उस पर सारा जो है ऑब्जर्वेशन दे दी, ऑर्डर में लिख दिया, और इन्होंने बिल्कुल जो है वो अच्छा किया है कि उसको टच नहीं किया और उसमें जो ऑर्डर बनता था, एक रीजनेबल ऑर्डर बनता था। ये आप इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये दूसरी या पहली समात पे हो सकता था, लेकिन ये है कि ऑर्डर को मेरा ये ख्याल है कि इसको ज़्यादा उस पर नहीं कह सकते कि ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक हर कोई ये तवक्को कर रहा था कि सज़ा तो मुअत्तल हो ही जानी है, बिल्कुल, मगर उसके रीजंस जो हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। इरफान कादर साहब, क्या लगता है आपको, अब सज़ा तो मुअत्तल हो गई है मगर क्या रिहाई मुमकिन है? मैं आपसे पहले तो ये शेयर करना चाहता हूँ, ये कुछ बातें जो आपने अभी जो जिक्र किया है कि वकला जो हैं वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और उन लोगों के नाम भी लिख दिए जाते हैं जो कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं जब जज था तो जिसके मैंने हक में फ़ैसला करना होता था मैं उसको सुनता ही नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी सुनने की। अच्छा। जिसके मैंने ख़िलाफ़ करना होता था उसको मैं कन्फ्रंट करता था कि भाई ये चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं, इस पर आप एक्सप्लेन करें ताकि हम आपको पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दें। अब यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे जो अदालतों में कि वकील आते हैं, वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और उनको एक तो सियासी केसों में वो अपनी एक किस्म की क्या कहना चाहिए, दे प्ले टू द गैलरी, जिसको कहते हैं ना कंपनी की मशहूरी के लिए,
वो उस तरह की बातें लंबी लंबी करते हैं और जजेस भी खामोशी से इरफान कादर साहब, आपने कहा कि जिसके डिस्करेज करना आपने चाहिए। कहा कि जिसके खिलाफ फैसला देना होता था आप उसको सुनते थे, तो आपको कैसे पता चलता था कि ये इसके खिलाफ फैसला आपने देना है सुने बगैर? हाँ, मुझे प्लीडिंग से पता चल जाता था। जब मैं प्लीडिंग्स किस लिए होती हैं ये केसेस में, इतनी लंबी जो प्लीडिंग्स लिखी जाती है, पढ़ के आते थे पूरी फाइल, रिटन एक प्लेन मैं पढ़ के आता था, अच्छी तरह से पढ़ के आता था। और फिर डेफिनेटली, वरना इतना टाइम नहीं होता जजेस के पास के वो बैठ के तो एक एक केस में वो 100 साल सुने, इसीलिए तो 50,000 केस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो कभी आपने वकील को सुन के, मैं जब पेश होता हूँ जी जी, कभी आपने वकील को सुन के जिसके खिलाफ फैसला देना था उसके हक में भी कर दिया कभी सुनने के बाद? नहीं, कभी ऐसा शुक्र है नहीं हुआ, क्योंकि दलाइल सुनने के बावजूद भी सुनता था मैं। मैं बड़े आराम से सुनता था और फैसला वही करता था जो आप वो सोच समझ के पढ़ के आते थे सर। नहीं, मैं तो बड़ी जल्दी अपनी गलती मान लेता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती मुझे पॉइंट आउट कर दे तो मैं वो भी मान जाता हूँ। वो आपने कहा ना कि जिसके खिलाफ फैसला देना होता था तो उसको सुनता था मैं, तो वो इसलिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा सा एक और मैं वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक जज साहब के सामने मैं पेश हुआ और मैंने बड़ी उसमें तैयारी की थी और बड़ी अच्छी मैंने पिटीशन लिखी हुई थी। तो मैं बड़ी तैयारी में वहाँ गया। मेरा ख्याल था कि अब इतनी मेरी तैयारी है कि जब जज साहब मुझे मौका देंगे बोलने का तो मैं एक बहुत अच्छी तकरीर करूँगा और मेरे क्लाइंट्स भी इम्प्रेस होंगे, मुझे और भी केसेस मिलेंगे। तो जब मैं अभी खड़ा ही हुआ और मैंने कुछ भी नहीं कहा और जज साहब ने एकदम मुझे देखते ही कहा बेल ग्रांटेड, तो जो हम चाहते थे हमें मिल तो गया, लेकिन मैं काफ़ी बीच में से नाराज़ था कि मुझे बोलने का तो मौका, लेकिन आपकी प्लीडिंग्स अच्छी होगी ना, आपकी लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो जो लिख के भेजा प्लीडिंग्स बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ वो जज साहब भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बिल्कुल कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं किया। यहाँ पे तो ये होता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ ना, यहाँ पे ये जो चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग है, तो ये मुझसे पूछते हैं आपका वकालतनामा किधर है। आप मुझे सब जानते हैं कि इरफान कादर भी बगैर वकालतनामे के पेश होगा। मैं हैरान हो गया उस दिन जब 2-3 दफ़ा ये उमर बंदियाल ने मुझे कहा कि आपका वकालतनामा किधर है, और जबकि वो जो जिन लोगों के वकालतनामे भी नहीं होते, जो पार्टी भी नहीं होते, उनको वो सुन रहे होते हैं आधा घंटा। तो इस किस्म का जो बहरहाल से ये तो होता है। अब सवाल वही है इरफान कादर साहब, मौजू की तरफ अगर हम आए तो क्या रिहा हो पाएंगे इमरान खान, या और मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी है? अब साइफर वाले मुकदमे में तो हो चुकी है, कल रिमांड मजीद मिल जाएगा या क्या होगा कल? देखें, ये रिहा होने की जो बात है ना, हर मुकदमे को आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा। ये वो मुकदमे नहीं है जो कि ग्राउंड पे हकायक ही नहीं है और ख़ुद ब खुद 30 FIR कट गई या 20 FIR कट गई। हम सबको पता है कि ये साइफर का मामला जो है ये कैसे उठता है। हम सबको पता है 9 मई को क्या हुआ था। हम सबको पता है अल-कादर ट्रस्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो ये तोशाखाना में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये एक दिन में ये चीज़ें नहीं पकी, ये कोई कुकड अप स्टोरीज़ नहीं है या कुकड अप केसेस नहीं है। लिहाजा हर केस को उसके मेरिट्स पे देखना पड़ेगा, और अगर ये मेरिट्स जो है डिमांड करते हैं कि उनको रिहा किया जाए तो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अपने वो साबित ना कर सके, सफाई ना दे सके, या प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया, तो फिर उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये तो हर केस को सेपरेटली हमें देखना पड़ेगा। मतलब कोई ओमनीबस ऑर्डर के जरिए तमाम दूसरे केसों में जमानत नहीं मिल सकती? हाँ, इन केसेस में जो मैंने जो भी अभी तक अंदाज़ा लगाया, ये ओमनीबस ऑर्डर इसमें हो ही नहीं सकता, सबको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ अहम केसेस जो कल सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं और फिर परसों भी उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट इरफान कादर, साबिक अटॉर्नी जनरल फ्रॉम पाकिस्तान, और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार साकिब बशीर। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी हुकूमत ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है उसके बारे में तहकीकात करें। हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ कुछ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। बज़ाहिर यही उसका पस मंज़र है। साकिब, क्विकली ये बता दें कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इजाज़त के बग़ैर क्या हुकूमत ऐसी JIT बना सकती है, ख़ास तौर पे जब PTI के चेयरमैन की अपील चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुन रहे हैं? और क्या ये प्रेजुडिस नहीं करेगा मामला? क्या वफाकी हुकूमत को इस मामले में
चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर इस तरह की कोई GIT बनानी चाहिए? क्योंकि फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो ये केस नहीं सुन सकेंगे अगर ये GIT बना के PTI वर्सेस चीफ जस्टिस का सूरत हाल पैदा कर दी जाती है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस जो है जब ये मुहिम चली तो उसके बाद भी 2 समातें हुई हैं। कल बल्कि जब हम कोर्ट में बैठे हुए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट के बाहर तो एक दूसरे पे वो पूरे PTI जो है वो आमिर फारूक साहब पे पूरे मुहिम चला रही है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन कोर्ट के अंदर का माहौल कभी एक लम्हे के लिए भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महसूस नहीं होने दिया कि मेरे खिलाफ कोई मुहिम चली है। लतीफ़ खोसा आ रहे हैं, उनसे जितने भी PTI के वकला हैं वो उनको वेलकम करते हैं, सुनते हैं, सारी बातें होती हैं और रूटीन में। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो हुमायूं बाबर वाली गलती नहीं दोहराएंगे, हुमायूं दिलावर वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे, गलतियां जो है वो नहीं दोहराएंगे, में से ये भी एक नहीं दोहराएंगे। तो और उनके पास वो कंटेम्प्ट में भी कोई भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो हाई कोर्ट के पास जो है वो इरफान कादर साहब मजीद बेहतर बता सकते हैं। तौहीन अदालत का मामला है कि वो उसमें बुला भी सकते हैं। तो मेरा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि एक ऐसी एक्टिविटी की जिसकी मेरा ये ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माजी में भी बहुत बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने पे मुहिम इस किस्म की मुहिमात चलती रही हैं। लेकिन आप मेरे ख्याल में इस तरह अगर GIT बना के एक पूरी पार्टी बना के शुरू कर देंगे तो वो अगर उन्होंने मुतनाज़ा नहीं होना फिर होंगे। और वैसे भी देखिए सोशल मीडिया पर आजकल तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल उनके हवाले से दूसरे जजेस के हवाले से भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे भी हर जगह जो है वो बात की जाती है। सोशल मीडिया पे थोड़ी सी ज्यादा सारों के ऊपर GIT बना दें। बिल्कुल सही। इरफान कादर साहब आप क्या कहेंगे जो वजारत दाखिला ने GIT बना दी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से, जो सोशल मीडिया पे मुहिम जो ही हो रही है उससे मुतल्लिक? देखें, उनका जितना क्रिटिसिज्म हो चुका है आमिर फारूक साहब का, और गलत हुआ है जिस तरह की हुल्लड़बाजी हुई है कि उन्होंने फैसले से साबित कर दिया है कि वो तमाम जो उनके बारे में एप्रीहेंशंस थी वो बिल्कुल गलत है। तो ये तो सारा जो नैरेटिव था वो तो धड़ाम से नीचे गिर चुका है, उस पर GIT बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं तो वैसे भी ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के कि कंटेम्प्ट पावर भी कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कॉन्डक्ट से कोर्ट को ये साबित करना चाहिए कि कोर्ट के फ़ैसले दुरुस्त हैं। ये तो कमज़ोर लोग हैं जो GITयाँ बनवाते हैं और जो कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं जो जजेस। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है GIT बनाने का, और इसका ये ऐसे ही एक मैं समझ वक्त का ज़िया है। ठीक। अच्छा इरफान कादर साहब, एक और अहम केस अब सुप्रीम कोर्ट में परसों के लिए फ़िक्स हो गया है, और वो है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का कहा गया। इलेक्शन 14 मई को नहीं हुए, मगर उस 14 तारीख जो दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको चैलेंज किया नज़रसानी में इलेक्शन कमीशन ने कि सुप्रीम कोर्ट तारीख मुकर्रर नहीं कर सकती। और उसमें शायद आप भी एक मौके पे इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पे पेश हुए थे। तो आपको लगता है कि ये जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए गए, इस हवाले से नज़रसानी के फैसले में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल उनके साथी जजेस कोई बहुत बड़ा या सख्त फैसला दे सकते हैं PDM की हुकूमत के खिलाफ? देखिए, इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने गलत फैसला दिया, उसको परपेचुएट किया। उसके बाद बड़े खुश थे वो कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त आई है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट तो करा नहीं सकते थे, तो एक किस्म का उनको ये एक सहारा मिल गया नज़रसानी की दरख्वास्त। अब जब वो नज़रसानी की दरख्वास्त देखते चले जा रहे हैं तो वो अब रीजनिंग ये भी साथ साथ ढूंढ रहे हैं कि हम पिछले ऑर्डर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बहस हुई है, इतने पॉइंट्स आ चुके हैं कि उनका ख्याल शायद वो सोच रहे हों कि अब हम फिर लंबा लंबा लिखेंगे, 700 सफ़े लिख देंगे तो हमारी गलती कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकेगा। तो अगर उन्होंने उसी चीज़ पे बज़िद रहे जो पहला फ़ैसला है, तो उसका नुकसान मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली अदालती फ़ैसले को होगा, उससे कोई सूरत हाल बदलेगी नहीं। लेकिन एक बयानिया तो बन जाएगा ना किसी सियासी जमात का कि बड़ा जुल्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया। आइन में लिखा हुआ है ना, आइन में तो लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जब डेट देंगे तो दैट विल बी नॉट लेटर देन 90 डेज। लेकिन उस पर फिर ये बातें भी होंगी कि सदर पाकिस्तान कब डेट देंगे, कब वो डेट नहीं देंगे, ये सारी बातें, ये तो सारा डिस्कस ही नहीं हुआ पिछले फैसले में। वो तो जजेस बैठ गए और उन्होंने बल्कि वकील भी वो उनको सुना जिन वकीलों को वो सुनना चाहते थे,
बाकियों को तो वो समझ रहे थे जैसे उनकी हकीकत ही कोई नहीं है। अच्छा ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी के फैसले में भी इस हवाले से कोई हतमी फैसला दे सकती है कि इलेक्शन 90 दिन में होना ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकती। इलेक्शन जहाँ तक मुमकिन हो वो 90 दिन के अंदर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात थे वो बहुत एक डिफरेंट हालात हो चुके थे कि असम्बलियाँ जिस तरीके से तोड़ी गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले आए, जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत गिराई गई। एक तरफ वो उनका ये बयानिया था पिछली जो PTI की हुकूमत है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा इलेक्शन में जाने का। वो तो उनकी एक जिद थी। इस पैराए में तो फैक्ट्स को सिर्फ एक जज ने देखा जिसने कहा कि इन्होंने आइन से फ्रॉड किया है, लेकिन दूसरे जजेस भी ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि जब असम्बलियाँ तहलील की गई थी, कौमी असम्बली ख़ास तौर पे जब तहलील की गई थी, तो वो जजेस ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। उसके बाद फिर वो पंजाब असम्बली में मर्जी का बेंच बना दिया। ये सारी चीज़ें जो है, ये तो अगर इंक्वायरी इस पर खुल गई तो ये जजेस जो है ये भी उस इंक्वायरी का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले दिनों में। चलें तो आखिर में इस तरह से नहीं करनी चाहिए जो कि इनके दायरा इख्तियार में नहीं है। इरफान कादर साहब, नैब तरमीम वाला केस भी अब अचानक लग गया, उस पर बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, कल भी उसकी समाअत होगी। तो नैब तरमीम अगर चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल का बेंच जो है वो ख़त्म कर देता है इन तरमीम को, तो उसका क्या मतलब होगा? ये नैब तरामीम का केस मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में तो पहली पेशी पे ये उठ जाना चाहिए था। प्योर एकेडमिक क्वेश्चन ये रेज किए गए हैं। इस तरह से एकेडमिक क्वेश्चन रेज करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उसको कोशिश की जाए कि उसको लेके आए और कहें जी फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट किसका वायलेट हो गया? एक्चुअल केसेस जिनके लोगों के मामला हैं वो तो खुद तो बीच में है ही नहीं यहाँ पे, और ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज की जा रही है। इतने सारी जजमेंट्स है हमारे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा है कि कोर्ट्स विल नॉट गो इनटू दीज एकेडमिक इशूज़, प्योरली एकेडमिक इशूज़ को अवॉइड करेंगे। तो ये तो एक ऐसी एक्सरसाइज हो रही है जिससे कि कोर्ट का वक्त ज़ाया हो रहा है और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। देखते हैं क्या फ़ैसला देते हैं, तो ज़ब का शिकार हैं इस वक्त। चलें इरफान कादर साहब, ये तमाम मामला पाकिस्तान के अंदर के, लेकिन पाकिस्तान के बाहर हमारे पड़ोस में भारत में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है जिसका ताल्लुक कश्मीर की खुद मुख्तारी से है, और उसकी जो हैसियत तब्दील की गई थी 2019 में, उस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज भारतीय चीफ जस्टिस की तरफ से बहुत ही अहम रिमार्क्स आए हैं, और साकिब बशीर साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, एक तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी कार्रवाई है वो लाइव टेलीविज़न पे दिखाई जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग है इंटरनेट पे, और हमने देखा है कि जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल तब्दील की मोदी सरकार ने, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें आज चीफ जस्टिस इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली हुकूमत से रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत बहाली मुतल्लक टाइम फ्रेम मांग लिया। वो जो पाकिस्तान भी ये मुतालबा कर रहा है कि उसकी हैसियत बहाल करें, कश्मीरी भी मुतालबा कर रहे हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अंदिया दिया गया है, और फिर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम जो है वो आरज़ी है, जिसके बाद अदालत ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आर्टिकल 35A नाफिज करके मुल्क के किसी भी हिस्से में मसावात की बुनियादी हकूक़, पेशा पर अमल करने की आज़ादी और दीगर को अमली तौर पर छीन लिया गया है, और आर्टिकल 370 की मनसूखी पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल तशार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमहूरियत की बहाली ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट को इतना कुछ कह रही है, तो एक तरफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट को देखें वो अपनी बज़ाहिर आज़ादी के किस स्टेज पे खड़ी है, और दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट, आप कैसे देख रहे हैं ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो कार्रवाई है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, 5 अगस्त 2019 के बाद आज 29 अगस्त 2023 में हम मौजूद हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा है। इस दौरान ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय हुकूमत है उनको ये कहा है कि इस हवाले से आप जो है वो देखें और राय दें, और इंडियन हुकूमत ने कहा है कि ये आर्जी है, और ये पहली बार शायद
पब्लिकली ऐसा हुआ है कि वो आर्जी के हवाले से मैं उन्होंने बात की क्विकली है वन लाइनर में चाहूँगा कि साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब, आप कैसे देखते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये जो डेवलपमेंट हुई है एक बड़ी? मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो ज़बरदस्ती लेजिस्लेशन के ज़रिए या अदालतों के डिसीजंस के ज़रिए आप तय नहीं कर सकते, और उसको आपको पॉलिटिकली डील करना चाहिए और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक डील करना चाहिए। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।